नमस्कार दोस्तों, कुलदीप इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं कुलदीप पांडे आपके साथ, और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 12th की चौथी पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी पोएम है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पोएम को भी हम लोग कुछ हिस्से में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम लोग पोएट के भी बारे में जानेंगे पहले, फिर थीम और बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझेंगे, और उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, और फिर मैं एंड में आपको कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस बताऊंगा। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे जो निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे लेटेस्ट और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम लिए हुए। देखिए, ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी बहुत ही बढ़िया पोएम जॉन कीट्स की लिखी हुई। जॉन कीट्स की थोड़ी सी बात अगर हम करें तो रोमांटिक एज के, ये जो रोमांटिक पोएट यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश के दौर में एक ऐसा दौर आया जिसको हम जिस एज का नाम दिया गया रोमांटिक एज। रोमांटिक एज, इसके ये यंग जनरेशन के पोएट थे। पुराने तो वैसे शुरुआत होती है वो तो वर्ड्सवर्थ की एक पब्लिक क्रिएशन से होती है, जो लिरिकल बैलेड था उसके पब्लिकेशन से, जो 1798 में आई थी, वहाँ से होती है। फिलहाल हम जॉन कीट्स के बारे में बात करेंगे, वो लंबा टॉपिक है, उस पर डिस्कस अभी नहीं करेंगे। तो रोमांटिक एज के बहुत ही बेहतरीन पोएट थे जॉन कीट्स, जो अपनी ज़िंदगी के 25 या 26 साल, 25 साल कुछ महीने इनका था, 25 साल 2-3 महीना था इनका लाइफ स्पैन, उसी दौर में पूरी दुनिया में फेमस हुए। वैसे तो ये जीते जी उतना फेमस नहीं हुए थे जितना मरने के बाद फेमस हुए थे, क्योंकि ये जो पोयम है, यही पोयम, कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये पोयम ही उनके मौत का कारण बनी है, लेकिन उनकी डेथ होती है वो डिजीज़ की वजह से होती है। ट्यूबर होता है, कंज्यूम्शन एक बीमारी होती है, उसकी वजह से होता है। फिलहाल अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, ये जो पोयम है, ये पोयम इनके एक बड़ी क्रिएशन, जो इनकी बड़ी क्रिएशन थी एंडाइमियन, इसी एंडाइमियन क्रिएशन की ये उसी में से ये निकाला गया एक पार्ट है। और एंडाइमियन की शुरुआत इस पोएम की पहली लाइन से ही होता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एंडाइमियन जो है ये एक पोएम है जो लिखी गई है आयम्बिक पेंटामीटर में। वो हम लोग चर्चा करेंगे जब हम फिगर ऑफ स्पीच बताएंगे, उसकी राइटिंग स्टाइल बताएंगे, तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल एंडाइमियन जो है एक कहानी है, किसकी? एंडाइमियन की, और मून गॉडेस होती है सिंथिया। सिंथिया मून गॉडेस होती है सिंथिया, जो बेस्ड है किसके? ग्रीक लीजेंड पे है, मतलब ग्रीक पे आधारित है ये। एंडाइमियन कौन होता है? एक शेफर्ड होता है जो माउंट लेटिमस पे रहता है, और वो सिंथिया को देखता है, मून गॉडेस को, और उसके बाद वो उससे लव करने लगता है और उसकी तलाश शुरू कर देता है उसी पे। और वो उस तलाश के दौरान जो जो चीज़ें महसूस करता है, माना जाता है कि वो जो एंडाइमियन है वो जॉन कीट्स खुद हैं। और जो मून गॉडेस होती है वो फैनी ब्राउनी है, जो इनकी गर्लफ्रेंड थी, जिनको ये बहुत पसंद करते थे, लेकिन शादी नहीं हो पाती है। शायद ये भी लोग मानते हैं कि हाँ, वो गर्लफ्रेंड भी छोड़ दी, तकलीफ़ों का दौर था कुछ, इनके भाई भी मर गया, टॉम था नाम उसके, गर्लफ्रेंड चली गई, फिर अपने खुद बीमारी से जूझ रहे थे, तो बहुत सारी समस्याएं थी। तो एंडाइमियन जब वो लिखे, तो लिखने के बाद बहुत सारा इसका क्रिटिक हुआ इस वर्क का, और इतना क्रिटिक हुआ कि लोग मानते हैं कि ये खुद ही डिप्रेशन में चला गया था उसकी वजह से। लेकिन इसके मरने के बाद लोगों का ध्यान गया कि हाँ, इस पोएम का, इस बुक का कुछ मतलब है। वैसे तो ये बुक 4 पार्ट में डिवाइड थी और लगभग 1000 लाइन की क्रिएशन है, लेकिन ये है कि जो 12th के सिलेबस में दिया हुआ है हम उसको डिस्कस करते हैं। और शुरुआत है बिल्कुल जो एक्सप्लेन करती है कि सचमुच में इस दुनिया में जो भी खूबसूरत चीज़ है वो हमेशा हमें हैप्पीनेस ही देती है, और थ्रू आउट लाइफ हम हैप्पीनेस गेन करते हैं उससे। अब वो खूबसूरत चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं? कुछ भी हो सकता है, कई सारी चीज़ों का नाम दिया हुआ है पोएट ने, जो हम पोएम में डिस्कस करेंगे।
और पोएट अपने हिसाब से बताएगा कि वो कौन कौन सी खूबसूरत चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमें खुशियाँ देती हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा थीम और बैकग्राउंड की। तो कहीं ना कहीं इसका थीम जो है वो नेचर है, ब्यूटी है, यूथ है, ये सब इसके इसके बेसिक थीम हैं। और पोएट बात करता है कि जो भी खूबसूरत चीज़ है वह कभी भी हमें ऐसा नहीं है कि वो हमारे माइंड में आएगी वो खूबसूरत चीज़ और बिना हमें खुशी दिए वो निकल जाएगी। तो खूबसूरत चीज़ जो है इस दुनिया में कुछ भी है, चाहे वो कोई बुक हो सकती है, कोई पोएम हो सकती है, कोई सॉन्ग हो सकता है, ये नेचर हो सकता है, प्रकृति, पेड़ पौधे, झरने, मतलब दूसरे शब्दों में जो कुछ भी हमें रिलैक्सेशन देती है वो सारी चीज़ें खूबसूरत हैं, जो जॉन कीट्स एक्सप्लेन करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी के फिगर ऑफ स्पीचेज की चर्चा करेंगे। और वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, निश्चित तौर पे आपके लिए हेल्पफुल होगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो। और पीजीटी में भी ये पूछा जाता है, जॉन कीट्स सिलेबस है यूपी पीजीटी में। तो शुरू करते हैं, बिना समय लिए हम लोग शुरू करते हैं इसको लाइन बाय लाइन। अब देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये पहली लाइन है ऐसी पूरे पोएम की कि जो ये पोएम, इस पूरी पोएम की अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यही लाइन एंडाइमियन की शुरुआत इसी लाइन से होती है और वहाँ से उठा करके आपके इस सिलेबस में डाल दिया गया है एक छोटी सी पोएम। कहता है एक खूबसूरत अ थिंग, देखिए अ वर्ड यूज़ किया गया है, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, मतलब कोई भी खूबसूरत चीज़ जो है, ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, कोई भी खूबसूरत चीज़ है वह हमेशा ही खुशी है, एक खुशी है। देखिए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो उसको जॉय बोला गया है, मेटाफर का यूज़ किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच हम बाद में चर्चा करेंगे इसकी। कोई भी खूबसूरत चीज़ है वह हमेशा हमें जॉय देती है, खुशी देती है। और फिर कहता है इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और इसका जो लवलीनेस है, इसकी जो खूबसूरती है वो हमेशा समय के साथ इंक्रीज होती है, बढ़ती है। इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, यह कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जब ये निकल जाएगी और हमको कुछ भी नहीं देगी, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कहने का दूसरे शब्दों में पोएट कहता है कि जो खूबसूरत, जो ब्यूटी है, जो ब्यूटीफुल थिंग है, ब्यूटी, जो भी ब्यूटीफुल चीज़ है वो हमेशा जब भी हम उसे याद करेंगे तो हमें खुशी ही दे के जाएगी और समय के साथ ये बढ़ती ही जाती है। जैसे मान लीजिए हम लोगों का बचपन से जुड़ी बहुत सारी यादें होती हैं, क्लास की होती हैं, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में अपने दोस्त को, अपने सर्कल को हम लेके चलते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं। बाद में वही जो फ़न है वो जब भी हमारे दिमाग में आएगा तो निश्चित तौर पे हमें खुशी ही देकर जाएगा। तो वो भी खूबसूरत है, वो व्यक्ति खूबसूरत है जो हमें हमें रिलैक्सेशन देता है और हमें खुशियाँ देती हैं। फिर इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम कहीं, मान लीजिए हम कहीं गए, वहाँ की चीज़ें हैं। अब पोएट कहता है वहाँ की चीज़ें जब जब हम उसे याद करेंगे तो हमें वो ज़रूर जो है हैप्पीनेस देगा। ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमें बिना कुछ दिए ये निकल जाए मेरी ज़िंदगी अपने माइंड से, हमारे माइंड से, सॉरी। बट विल कीप अ पोअर क्वाइट फॉर अस, ये हम लोगों के क्या करेगा, बोअर क्वाइट। अब देखिए बोअर क्या होता है, बोअर होता है कुंज, ये हमारे लिए शांति, यहाँ मेन मेन मतलब जो है वो शांति है। ये हमारे लिए क्या देता है, सुकून देता है, शांति देता है, ये हमें रिलैक्सेशन देता है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, और अच्छी नींद देता है, अच्छे सपने देता है फुल ऑफ ड्रीम्स के साथ। मतलब ये है कहीं ना कहीं, अगर सबके निचोड़ की हम बात करें तो हम पोएट हर बार यही कहेगा कि जो खूबसूरत चीज़ है वह हमेशा हमें सुकून देगी, रिलैक्सेशन देगा, अच्छी नींद देगी, अच्छा हेल्थ देगा, एंड क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग क्या होगा, जब हम रिलैक्स होकर सांस लेंगे, कब लेते हैं, जब हम रिलैक्स होंगे। तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन की बात कर रहा है पोएट, कहता है हमारे लिए क्या होगा, शांत होगा, रिलैक्सेशन हमें मिलेगा, एक अच्छी नींद मिलेगी, अच्छे ड्रीम मिलेंगे, हेल्थ अच्छा होगा, और क्वाइट ब्रीदिंग, हम रिलैक्स होकर सांस ले सकते हैं। तो खूबसूरत चीज़ हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करेगी। और यही वजह है, देयरफॉर, इसी वजह से, ऑन एवरी मॉरो, मॉरो मीन्स मॉर्निंग, इसी वजह से हर प्रत्येक मॉर्निंग आर वी रीडिंग, हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग मीन्स होता है गूंथना,
आर वी रीडिंग अ फ्लारी बैंड, बैंड मीन्स होता है माला, फूलों की एक माला तैयार करते हैं टू बाइंड, बंधने के लिए, किससे, अर्थ से। तो ये फूलों की माला क्या क्या सेंस है? हर सुबह हम उठ करके फूलों की माला थोड़ी गूंथते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। पोएट का सेंस ये है कि यहाँ फ्लावर्स का मतलब है हमारी लाइफ की वो खूबसूरत पल, खूबसूरत समय, खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत इमेज, खूबसूरत ड्रीम्स, ये सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी के खूबसूरत पल हैं सॉरी, हर सुबह हम इनके साथ जो है अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और इनको ले करके हम क्या करते हैं, इन्हीं सारी खुशियों के साथ एक के बाद एक हम अपने आप को, यहाँ अर्थ जो है वो प्रकृति को भी सिम्बलाइज कर रहा है, कहीं ना कहीं हम प्रकृति से जुड़ने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को बांधने की कोशिश करते हैं उससे, मतलब अपने ज़िंदगी की उन सारी खुशियों को ले करके हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं और प्रकृति से जुड़ने की कोशिश करते हैं। अब देखो पोएट कहता है स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस क्या होता है, ये होती है सैडनेस, दुख, मतलब स्पाइट यहां मतलब होता है इसके बावजूद, ठीक है। तो कहता है कि दुख के बावजूद, डिस्पोंडेंस मीन्स होता है तकलीफें, इन तकलीफों के बावजूद, किसके, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ मीन्स होती है कमी, लैकनेस जिसको बोलते हैं। तो इंसान के अंदर जो ह्यूमैनिटी में कमी आ रही है, जो मानवता में कमी आ रही है, तो इंसान के अंदर जो कमी आ रही है, उनकी ह्यूमैनिटी में जो कमी आ रही है, जो इंसान इनह्यूमन हो रहा है, किसकी कमी आ रही है, ऑफ नोबल नेचर, इंसान के अंदर जो उसकी नोबलिटी है उसमें जो कमी आ रही है, इसके बावजूद कहता है, इस सैडनेस के बावजूद, इंसान के अंदर जो ह्यूमैनिटी में कमी है उसके नोबल नेचर में, उसके बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मीन्स होता तकलीफ, तकलीफों के दिन के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, अनहेल्दी मीन्स यहाँ जितने भी मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो डार्केंड वेज हैं हमारे, मतलब हम जज नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे सामने हम क्या करें क्या ना करें, एक अंधेरा सा, ब्लॉक सा हमारे रास्ते, मेड फॉर आवर सर्चिंग। अब देखो ये सब क्या होते हैं, इंसान को ढूंढने वाले होते हैं, मतलब जो अनहेल्दी चीज़ें हैं, जो डार्क एंड वेज हैं, मतलब जो तकलीफ़ें हैं ज़िंदगी की जो हमारे रास्ते को रोकती हैं, ये सब चीज़ें इंसान को ढूंढती हैं। देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, हम जो है हमेशा खुशियों के पीछे भागते हैं और तकलीफ़ें हमें ढूंढती हैं। तो इन सब के बावजूद, पोएट कहता है इन सब के बावजूद, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ बिल्कुल इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। तो निश्चित तौर पे कुछ शेप्स खूबसूरत, कुछ खूबसूरत आकृति, कुछ खूबसूरत इमेज, वो क्या करते हैं, मूव्स अवे मतलब हटाते हैं, किसको, द पाल, पाल मीन्स होता है पर्दा, जो कर्टेन होता है, उस पर्दे को, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे मन में जो अंधेरा है, जो डार्कनेस है, उसको क्या करता है, ये हटाता है। मतलब अगर हम तकलीफ में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, इंसान के अंदर अगर तकलीफ़ें आ रही हैं, उनके उसके नेचर में जो ये कमियां आ रही हैं, इन सब के बावजूद, तकलीफ दिनों के बावजूद, ग्लूमी डेज, परेशानियों के दिनों के बावजूद, अनहेल्दी सिचुएशन चल रहा हो और हमारे रास्ते भी बिल्कुल बंद हों, अंधकारमय हों, जो हमें सर्च करते रहते हैं, इन सब के बावजूद, ये सब कुछ हमारे लाइफ में अगर है, इसके बावजूद अगर कुछ खूबसूरत चीज़ें अगर हमारे दिमाग में आती हैं, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, ये क्या करता है, हमारे उन तकलीफ़ों को, ये जो डार्क स्पिरिट्स है जो मन में हमारे दर्द तकलीफ़ ये जो है, इन सब को क्या करता है, दूर करता है। ये जो पर्दा है, जो अंधेरे में मन हमारा फंसा हुआ है, इसको दूर करता है, अलग करता है। अब यहाँ से पोएट जो है, यहाँ पोएट इसके बाद बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों को बताता है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पोएट मानता है कि ये खूबसूरत हैं, जो हमें रिलैक्सेशन देती हैं और हमें तकलीफ़ों में, दुख में होने के बावजूद भी हमें खुशी प्रोवाइड करती हैं, रिलैक्सेशन देती हैं। तो पोएट कहता है, सच द मून, द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ये सूरज, चाँद, पेड़, चाहे वो बड़े हों या छोटे, स्प्राउटिंग अ सैडी बून,
ये क्या है? ये प्रोवाइड कराते हैं छाया, जो सुकून देते हैं, जो स्प्राउडिंग सैडी बून। ये क्या है? बून मीन्स होता है वरदान। ये वरदान है एक तरह का। किसके लिए वरदान है भाई? आप खुद सोचो, जिंदगी में सूर्य, ये मून क्या है? ये भी रिलैक्सेशन देते हैं, ट्रीज रिलैक्सेशन देते हैं, चाहे वो यंग हो। ये सब क्या है? ये जो उठते हुए छाए जो ये पेड़ दे रहे हैं, वो क्या है? वो बून है, एक वरदान का काम करते हैं। किसके लिए? फॉर सिंपल सीप, उन पेड़ों के लिए। ये जो छाएदार पेड़ हैं, ये जो सन है, ये जो मून है, ये सब जो है वरदान है। किनके लिए? फॉर सिंपल सीप। भाई एक शीप जो होता है, भेड़ है, वो भेड़ के लिए जो छाया मिल गई, वो धूप में जल रहा है, अगर उसको छाया मिली तो क्या है? उसके लिए खूबसूरत है, वो चीज़ उसके लिए खूबसूरत है। हम एक छोटा सा टेबलेट भी अगर लेते हैं और उससे हमें राहत मिलती है, तो टेबलेट हमारे लिए खूबसूरत है। कोई बुक अगर हम पढ़ते हैं, वो बुक से हमें सुकून मिलता है, तो वो बुक खूबसूरत है। तो दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, अगर वो हमें सुकून देती हैं, हमें रिलैक्सेशन देती हैं, तो निश्चित तौर पे वो खूबसूरत हैं। एंड, और पोएट कहता है एंड सच आर डेफोडिल्स, और डेफोडिल्स भी, डेफोडिल्स एक तरह का फूल होता है, तो कहता है डेफोडिल्स भी विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जिस दुनिया में, जिस ग्रीन वर्ल्ड में वो रहते हैं। कौन? डेफोडिल्स। ये जो फूल है, हरे हरे फील्ड हैं, उस हरियाली के बीच में ये जो डेफोडिल्स फूल है, वो भी खूबसूरत हैं, पोएट कहता है। और एंड क्लियर रिल्स, और जो छोटी छोटी धाराएं हैं, नदियों की छोटी छोटी जो धाराएं हैं, क्लियर रिल्स, वो भी दैट फॉर देमसेल्व्स कूलिंग कोआर्ट, जो अपने खुद में क्या छिपाई हुई हैं। देमसेल्फ, कूलिंग मीन्स होता है शीतलता, कोआर्ट मीन्स होता है छिपाए होना, जो अपने अंदर खुद ही शीतलता छिपाई हैं। मेक अगेंस्ट, यहाँ अगेंस्ट का मतलब है अगेंस्ट, अगेंस्ट द हॉट सीजन, मतलब तेज गर्म धूप में, तेज गर्म सीजन में भी अपने अंदर कूलनेस छिपाई हैं। तो वो जो शीतलता है, वह भी खूबसूरत है। भले ही तेज धूप है, उस तेज धूप में जो उस पानी के नीचे का जो पानी है, जो ठंड है, वह कहीं ना कहीं लोगों को क्या देता है? रिलैक्सेशन देता है। अगर तेज धूप में कोई व्यक्ति है, उसको पी रहा है, जानवर उसको पी रहा है और उसको राहत मिल रही है, तो वह पानी भी उसके लिए खूबसूरत है। तो पोएट कहता है उन भेड़ों के लिए वो पेड़ खूबसूरत हैं, डेफोडिल्स जो हरे हरे फील्ड में फैले हुए हैं, वो खूबसूरत हैं, क्योंकि उनको देख करके भी हमें क्या मिलता है? रिलैक्सेशन मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं। और वो क्लियर रील्स, जो धाराएं हैं पानी की, छोटी छोटी जो छोटी छोटी नदियां हैं, उनमें भी जो छुपी हुई जो ठंड है, वह भी खूबसूरत है। उस तेज गर्म सीजन में उसके अगेंस्ट जो है, वो जो ठंड उसके अंदर है, वो भी खूबसूरत है। और कहता है द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंगलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और जो मिड फॉरेस्ट में, ब्रेक मीन्स होता है एकदम फैल जाना, तो जो मिड फॉरेस्ट में, बीच जंगल में जो है, जो रिच विथ स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग मतलब जैसे छिड़काव होता है ना, मस्क रोजेस भी एक तरह के फूल है। तो ये जो ब्लू मीन्स तक खिलना, तो जो ये मस्क रोज फूल हैं, जो बड़े जंगलों में बिल्कुल बड़ी मात्रा में फैले हुए हैं, दूर दूर तक एकदम फुहारे जैसे फैले हुए हैं, ये फूल भी खूबसूरत है, क्योंकि यह भी हमें खुशियाँ देती हैं, रिलैक्सेशन देते हैं। अगर हम तकलीफ़ में हों, और इन नेचर की, प्रकृति को कितना ज़्यादा फोकस किया गया है, पूरी पोएम में देखेंगे हम तो नेचर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। और रोमांटिक एज का ये मतलब ही था, रोमांटिक एज के जितने भी पीरियड थे, पोएट थे, वो सब के सब जो है, वो लव नेचर को जो है, वो प्रीस्ट ऑफ नेचर जिनको कहें, वो प्रकृति के बहुत बड़े पुजारी थे, सबके सब प्रकृति को फोकस किए हैं। आगे कहता है एंड सच टू इज ग्रेंड्योर ऑफ डूम, डूम मीन्स होती है बर्बादी। कहता है पोएट की बर्बादी भी जो है, वो क्या है? खूबसूरत है, वो भी ग्रेंड्योर है। ग्रेंड्योर में शानदार, बर्बादी भी किसी की शानदार है। कैसे भाई? कैसे बर्बादी शानदार हो सकती है? वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेट्स, हम इमेजिन कर सकते हैं कब? उन माइटी मीन्स होता है पावरफुल, डेट्स मीन्स होता है जो मर चुके हैं। वो जो पावरफुल लोग हैं, जो मर चुके हैं, वो उनको भी हम इमेजिन कर सकते हैं, वो भी ग्रेंड्योर हैं, जो अंत है,
अंत भी, यहाँ डूम का मतलब अंत से आप समझिए, जो अंत है वह भी खूबसूरत है। कैसे खूबसूरत है? कहते हैं ज़िंदगी में अगर सुकून ना हो तो आप एक बार जाइए, आप चलती हुई डेड बॉडी को देखिए, ज़िंदगी में सुकून मिल जाएगा। आपको लगेगा कि यार किस लिए इतना मैं मर रहा हूँ जब ज़िंदगी का अंत यही है। तो इस तरीके से वह भी खूबसूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो स्ट्रेस झेल रहे हैं, उस स्ट्रेस में वो जो दृश्य है, जो सीन है, वो हमें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दे रहा है। और इतना ही नहीं, उन पावरफुल लोगों को भी हम पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं, वो हमारी ज़िंदगी के लिए एक एग्जाम्पल हैं जो इस दुनिया में नहीं है। उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और रिलैक्सेशन ले सकते हैं। भाई हम अपनी तकलीफ़ों से परेशान हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में उस तरह के दर्द को झेलते हुए निकल गए हैं, तो हम उनको भी पढ़ करके, हम उनको भी अपनी ज़िंदगी में एग्जाम्पल ले करके हम रिलैक्सेशन ले सकते हैं। तो पोएट कहता है कि वो भी खूबसूरत है। ऑल लवली टेल्स, जितनी भी खूबसूरत कहानियाँ हैं वी हैव हर्ड और रीड, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो सब खूबसूरत है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक्स पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग। और क्या कहता है? कहता है वो जो एंडलेस फाउंटेन है, इमॉर्टल ड्रिंक्स, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए, ऊपर से हेवन ब्रिंग मीन्स होता है किराना, किनारा, स्वर्ग के किनारे से जो गिरती हुई, जो जो ऊपर से धरती पे जो चीज़ें गिर रही हैं, ठीक है, जो एंडलेस फाउंटेन है, इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल मीन्स होता है हमारा निरंतर चलने वाला, तो वो भी खूबसूरत है, जो हमारे ऊपर क्या कर रहा है? पोर कर रहा है, मतलब उड़ेल रहा है। क्या? हेवेंस ब्रिंग्स, ऊपर से जो है वो ड्रिंक ऊपर से नीचे कर रहा है। मतलब यह भी जो एंडलेस फाउंटेन है वह भी खूबसूरत है, क्योंकि वह भी हमें क्या दे रहा है? खुशियाँ दे रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है वह। और ये खुशियाँ, हैप्पीनेस कैसी होती हैं? ईश्वरीय होती हैं। अच्छा, मतलब एक एक दूसरे एंगल से भी अगर हम समझते हैं तो ये उन बुक्स को भी कहीं ना कहीं रिफ़र कर रहा है कि जो कहानियाँ हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुने हैं, वो भी वो हमारे लिए क्या है? इमॉर्टल ड्रिंक की तरह है, जो ऊपर से लगातार हमारे ऊपर गिर रही हैं। मतलब कहने का कि यह ईश्वरीय है, और वह भी खूबसूरत है, क्योंकि उनको भी पढ़ करके, सुन करके हम क्या, हमें क्या मिलती है? खुशियाँ मिलती हैं, रिलैक्सेशन मिलते हैं। तो यहीं ये पोएम जो है वो एंड होती है। अगर हम अब इसके बाद हम लोग जो है फिगर ऑफ स्पीचेस की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच भी बात करेंगे, इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, निश्चित तौर पे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इस पोएम के लिखने की स्टाइल की बात करें तो ये पूरी पोएम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। आयम्बिक पेंटामीटर और हेरोइक कपलेट का यूज़ किया गया है। देखिए, आयम्बिक पेंटा, ठीक है, मीटर। अब देखिए, ये आयम्बिक पेंटामीटर जो है ये क्या होता है, इसको हम अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इसमें जो होते हैं वो 10 सेलेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए स्ट्रेस और अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का एक कॉम्बिनेशन होता है सिलेबस का। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और आप उसको देख लीजिएगा। अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए कि ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। जैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी, देखिए 2 सेलेबल है इसमें। इज अ जॉय फॉर एवर, 2 सेलेबल यहाँ है। तो अ 1, थिंग 2, ऑफ 3, ब्यूटी 3 2 5, इज 6, ए 7, जॉय 8, फॉर एवर 10। तो 10 सेलेबल हैं और 2 सेलेबल का एक फिट होता है। तो स्ट्रेस, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन होता है, उसको आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया और हेरोइक कपलेट में लिखा गया। जैसे देखिए, फॉर एवर, नेवर, तो शुरू की 2 लाइन में ए बी, ए, फिर कीप स्लीप, बी, फिर आप देखेंगे ब्रीदिंग रीदिंग,
तो फिर जो है ए रिपीट हो रहा है, आप इसको सी भी कह सकते हैं। फिर अर्थ डर्थ डी कह सकते हैं। तो इस तरीके से राइमिंग अगर एग्जाम में आए तो आप लिख सकते हैं कि राइमिंग ये इस्तेमाल किया गया है, ए बी, ठीक है, सी डी ये राइमिंग यूज़ किया गया है पोएम में, और आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। तो राइमिंग भी है और प्लस जो है ये कौन से फॉर्म में लिखी गई है, आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। एंडामियन बुक जो है 1818 में पब्लिश हुई थी, 1818 में। तो 1818 की ये लिखी हुई है, पब्लिश हुई है, 1818 में आई थी एंडामियन बुक। अब बात करते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो कहीं ना कहीं थिंग ऑफ ब्यूटी को बताया गया है जॉय। तो यहाँ दोनों में एक कंपेयर है और डायरेक्ट कंपेयर है। जब डायरेक्ट कंपेयर होता है तो होता है मेटाफर, ठीक है, मेटाफर होता है। अब इसके बाद जो है फिर यहाँ भी बोअर क्वाइट फॉर अस, इसको भी क्वाइट कह रहा है बोअर। ये किसको रिफर कर रहा है, यह भी रिलैक्सेशन को, ठीक है, तो रिलैक्सेशन को रिफर कर रहा है। तो यहां भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होगा। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस को देख लेते हैं। कुछ एलिट्रेशन को देखते हैं। पोएट बहुत ज़्यादा एलिट्रेशन का भी यूज़ करता है इसमें। मैं पिछले वीडियो में भी एलिट्रेशन पे बात किया था कि एलिट्रेशन क्या होता है। यहाँ आप देख लें, यहाँ आप देख सकते हैं सम शेप्स, यहाँ देखिए सम शेप्स, तो एस जो है और एस ये दोनों रिपीट हो रहा है। तो जब किसी वर्ड का पहला पहला लेटर रिपीट होता है तो एलिट्रेशन होता है, एलिट्रेशन, TION होती है स्पेलिंग, एलिट्रेशन, ठीक है। तो एलिट्रेशन इस तरीके से जहाँ जहाँ आपको वर्ड्स मिलेंगे एक साथ दो वर्ड यूज़ किए हुए, दो या दो से ज़्यादा, 2-3, तो आप उसको एलिट्रेशन लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पाल वर्ड है, देखिए पाल, ये तो ये पर्दा, कौन सा पर्दा है, तो ये किसी पर्दे की बात थोड़ी कर रहा है। यहाँ भी मेटाफर होगा, मेटाफर। तो यहाँ क्यों मेटाफर होगा, क्योंकि ये बात कर रहा है यहाँ कहीं ना कहीं ये पाल नहीं है, बल्कि ये जो हमारी ज़िंदगी में जो डार्कनेस है, जो अंधेरेपन, अंधेरा जो है, जिसकी वजह से हमारे मन के अंदर अंधेरा जो घेरा हुआ है, हम जो है मतलब यूँ कहें कि हम, अगर हमें महसूस नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है लाइफ का, उसको बोलते हैं। इसके अलावा जो है एलिट्रेशन आपको और भी मिल जाएगा, एलिट्रेशन का ज़्यादा इस्तेमाल आपको मिलेगा यहाँ, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, देखिए सिंपल शेप में भी एलिट्रेशन है, एक मिनट, यहाँ भी देखिए सिंपल शेप में यहाँ एलिट्रेशन है, एस रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये भी एलिट्रेशन है। उसके बाद इमेजरी, देखिए ये क्लियर रिल्स, जो नदियों की धारा है वो सब, इसको इमेजरी बोलते हैं। हम इमेजिनेशन करने लगते हैं ऐसी चीज़ें, इमेजरी, ठीक है, इमेजरी। तो मन में इमेजिनेशन आने लगता है कोई चीज़ देख करके, तो ये भी होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच है, पोएट यूज़ करता है, ठीक है। इमॉर्टल ड्रिंक जो है, ये भी जो है इमॉर्टल ड्रिंक भी मेटाफर है, मेटाफर है, ठीक है, इमॉर्टल ड्रिंक। क्योंकि ये इमॉर्टल ड्रिंक की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है कि जो उससे हमारे लिए जो वो इम्पॉर्टेंट है, और जितना वो हमारी, कहते हैं कि यहाँ देखिए लिखा है ना, इमॉर्टल ड्रिंक जो है वो इमॉर्टल नहीं है, बल्कि ये रिफ़र कर रहा है किससे, वो खूबसूरत जॉय से, हैप्पीनेस से जो हमें मिलती है, ठीक है। और बाकी तो सबसे ज़्यादा लिटरेशन, इमेजरी, डेफोडिल्स भी इमेजरी ही है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ यही इस्तेमाल मिलेगा। मेटाफर का इस्तेमाल मिलेगा इसमें, लिटरेशन का मिलेगा, फिर इमेजरी का मिलेगा, ठीक है। और फिगर, ये राइमिंग आप ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। पोएट का नाम याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बंद करते हैं ये वीडियो, लेंथ इसकी बड़ी हो जाएगी। एक वीडियो मैं अलग बनाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीचेस, इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीचेस भी इंक्लूड करेंगे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।